हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। थोड़ी बहुत एग्जाम का प्रेशर पड़ ही रहा होगा कि हाँ सर, अब एक एक करके कंप्लीट करना है सर, चैप्टर बहुत सारे हैं। लेकिन कोई नहीं, एक और चैप्टर आप लोग का है, दैनिक जीवन में रसायन, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और चैप्टर का पूरा रिकैप करवा के चले जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। ठीक है। जो कि लेक्चर भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ, गाना गाते गाते पढ़ा देंगे। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। समझा? चलो आ जाओ, करते कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या होता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या होता है, समझते चलते, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे हम लोग। केमोथेरेपी हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, सेम ही होता है ना, कि विज्ञान की वह शाखा जो उपयुक्त रसायन का उपयोग करके रोग के उपचार, उपचार मतलब इलाज से संबंधित को बताता है, तो उसे हम लोग केमोथेरेपी कहते हैं। विज्ञान का वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके किसी भी रोग का अगर इलाज किया जाता है, किसी भी रोग का अगर उपचार किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं केमोथेरेपी। और जिस दवा से इलाज करते हैं रोग को, जिस दवा से रोग का इलाज करते हैं उसे बोलते हैं केमोथेरेपेटिक। इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को केमोथेरेपेटिक कहा जाता है। ठीक है बाबू, आगे समझ में कि सर विज्ञान का वैसा शाखा ना, मतलब जिसमें जो है कुछ रोगों को जो है इलाज किया जाता है दवा के इस्तेमाल। दवा का एक रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को, उस विज्ञान को हम लोग केमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन जिस दवा से बीमारी का इलाज किया जाता है उसे हम लोग केमोथेरेप्यूटिक कहते हैं। कहानी खत्म। अब देखो, हमारे पास दवाएं भी दो प्रकार की होती है, एक मेडिसिन, दूसरा ड्रग्स। सर क्या होता है ये दोनों? भाई मेडिसिन जो होता है हम लोग के लिए, दवा जो होता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो हम लोग का रोग को ठीक करे, बीमारी को ठीक करे, लेकिन उसका लत नहीं लगे। लेकिन ड्रग्स वैसा होता है कि ये भी जो है बीमारी को ठीक करता है। जैसे मान लो हमारे को कोई बीमारी हो जाए, तो ये भी बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन इसमें लत लगेगा। जैसे कि जिसे किसी को बीपी हो जाता है, भैया ब्लड प्रेशर, बीपी की गोली हमेशा खाते रहे, तो वो बीपी का गोली खा रहा है तो उसका बीपी तो ठीक है, लेकिन उसके लिए वो ड्रग्स का काम कर रहा है, लत लगा हुआ है। अगर बीपी की गोली जिस दिन छोड़ेगा उस दिन फिर से उसका बीपी बढ़ जाएगा। शुगर का दवा हमेशा खाते रहता है भैया कि हाँ हमारा शुगर बढ़ जाता है, तो समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए दवा है, लेकिन वो उसके लिए मेडिसिन नहीं, ड्रग्स है। इलाज तो हो रहा, लेकिन वो लत लग रहा। तो भैया हम लोग जानते हैं कि जो होगा, हमारे पास दो तरह का जो होता है वो केमोथेरेपेटिक होता है, इलाज करने का जो रसायन पदार्थ होता है दो प्रकार का। एक मेडिसिन जिसको दवा बोलते हैं, और एक ड्रग जिसको औषधि। इसी को दोनों सेम ही चीज लेकिन नाम से अलग अलग है, मेडिसिन और ड्रग्स, औषधियां भी बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगा ना, कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जो रोग को ठीक करता है, मतलब इलाज करता है, और इसका उपयोग सुरक्षित है तथा इससे लत नहीं लगती है। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे ड्रग्स में, यह एक रासायनिक पदार्थ है जो रोग को ठीक भी करता है, रोग को ये भी ठीक करेगा, लेकिन यह आदत बनाने वाला होता है, आदत लग जाएगा इसका, लत का कारण बनता है, लत भी लग सकता है, और इससे गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। भैया मान के चलो, कोई डेली खाना खा रहा तो भैया उसको डेली एनर्जी मिल रहा, लेकिन अगर कोई डेली बीपी का गोली खा रहा, चाहे शुगर की डेली कोई दवा खा रहा है, तो किसी चीज़ का बीमारी है, उस चीज़ का हमेशा उसका दवा चलते जा रहा, तो उसका कुछ तो साइड इफेक्ट होगा शरीर पे। हाँ, अगर एक ही चीज हम बार बार डेली 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 डेली, भोजन थोड़ा है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है ना वो। आ रहा है समझ में? तो दोनों में फर्क ये है कि सर मेडिसिन जो होता है वो बीमारी को ठीक करता है, लेकिन उसे लत नहीं लगता है। और ड्रग्स ऐसा होता है जिसे वो भी बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन ये आदत लगा देगा, लत लगा देगा, और यहाँ तक कि उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब देखो, औषधियाँ और चिकित्सा का वर्गीकरण है कि ड्रग्स और मेडिसिन को कैसे बांटा जाएगा, कैसे बांटेंगे, कौन कौन प्रकार का होगा। तो औषधियाँ या दवाइयों को आमतौर पर उसके उपयोग के अनुसार बांटा जाएगा, कि कैसा उसका उपयोग है, तो उपयोग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। जैसा उसका उपयोग किया जाएगा उसी के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है।
कोई दिक्कत? जैसे कि सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण आता है, सबसे पहला दर्दनाशक दवाएं। दर्दनाशक दवाएं यानी कि एनाल्जेसिक्स। सुनते जाना ध्यान से बाबू, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। एनाल्जेसिक, इंग्लिश में एनाल्जेसिक बोलते हैं, दर्दनाशक। नाम से क्लियर हो गया, नाम से क्लियर होगा कि दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को एनाल्जेसिक कहा जाता है, यानी दर्दनाशक कहा जाता है। अब भैया जो दर्द से आराम के लिए जो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हो, जो दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, वो दो प्रकार का हो सकता है। एक जो तुम दवा खाया और दर्द से आराम मिला, लेकिन भैया तुमको नींद, दवा खाने के बाद नींद आने लगा, बेहोशी टाइप का लग रहा, चलो सूत लेते, तनी सुन चक्कर आ रहा। और एक जो होता है भैया खाया पिया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाया फिर चल के बाहर खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। होते हैं ना दवा ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो भैया कि दर्द से राहत पाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रासायनिक पदार्थ, उसे एनालिसिस कहेंगे। जैसे एग्जांपल में एस्प्रिन दवा का नाम है बाबू, सेरिडोन, एनाल्जिन, नेवाल्जिन, ईटीसी। अब ये मत बोलना सर दिक्कत हो रहा है दवा का नाम है, तो दवा का नाम याद करना पड़ेगा बाबू। ये पैरासीटामोल सुना होगा, लेकिन सुनो, एस्प्रिन, सेरिडोन, एनाल्जिन, नेवाल्जिन, ईटीसी। दर्दनाशक दवाएं दो प्रकार का होती है। जैसे नशीले पदार्थ जिसको नारकोटिक्स बोलेंगे, एक गैर नशीले पदार्थ यानी नॉन नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स किसको बोलेंगे? जो दवाइयाँ नींद और बेहोशी पैदा करती है उन्हें नारकोटिक्स कहते हैं। मतलब खाने के बाद नींद और बेहोशी टाइप का आने लगेगा। जैसे कौन कौन ऐसा दवा है जिसको खाने के बाद नींद और बेहोशी आता है? दर्द से आराम तो मिलेगा पर बेहोशी या नींद टाइप का लगेगा, तो मोर्फिन, कोडीन, हीरोइन। अब वैसा दवाइयाँ जो नींद और बेहोशी पैदा नहीं करती है, दर्द से आराम देती है, उन्हें हम लोग गैर नशीले पदार्थ बोलेंगे, जिसे यानी कि नॉन नारकोटिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में एस्प्रिन, सेरिडोन, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बुखार पीठ दर्द सब के लिए हम लोग खाते हैं ना पैरासीटामोल, हाँ खाते तो है। नींद आ जाता है क्या? नहीं, पैरासीटामोल उतना पावरफुल दवा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया केवल एनाल्जेसिक। हाँ याद तो करना पड़ेगा बाबू, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक दवा जो ज्वार नाशक होने के साथ साथ दर्दनाशक भी होता है। ज्वार नाशक अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन दर्दनाशक पढ़ा दिए हैं, तो याद रखना है। एग्जाम्पल में एस्प्रिन और क्लोरोफेनिकोल कौन है जो भैया ज्वारनाशक होने के साथ साथ दर्दनाशक भी होता है? तो याद रखना बाबू, ये पैरासीटामोल है। इसको इसी का हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे कि पारा एसिटामिनोफेनॉल है, यानी इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पैरासीटामोल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन हो जाएगा, पैरासीटामोल या तो फिर एस्प्रिन भी। एस्प्रिन भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, पता नहीं ऑप्शन कैसे दे दिया ये। अब आते हैं ट्रांक्विलाइजर। ट्रांक्विलाइजर, ट्रांक्विलाइजर का पहला दर्दनाशक समझ में आ गया? हाँ सर, एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा बाबू। ट्रांक्विलाइजर जिसे कि तनाव, चिंता, थकान और कई मानसिक रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को ट्रांक्विलाइजर कहा जाता है। हो सर, समझ सकता है? तनाव, चिंता, थकान, मानसिक प्रॉब्लम है भैया, एकदम भुला जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, इसको पागल जैसा करता है, तो उस सब के इलाज के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रांक्विलाइजर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में इक्विनल, वरोनल, लुमिनल, एमिटल, सेकनल, वैलियम, सेरोटिन, ईटीसी। बहुत सारे दवा के नाम लिख रखे हैं, तो याद तो करना पड़ेगा कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक। एमिटल तो याद कर लेना, ठीक है। ये नींद की गोलियां का एक आवश्यक घटक है। भैया नींद नहीं आ रहा तो काम करो कि चिंता लग रहा है, एकदम चिंता, दिन दिन भर रात रात भर नींद नहीं आ रहा है, एकदम चिंता लग रहा है, कहाँ एग्जाम देंगे, कैसे देंगे, कुछ तैयारी नहीं किए, तब ये गोली खा के सो जाना, नींद भी आ जाएगा और चिंता से भी खत्म। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हृदयाघात, हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ रहा है, हृदयाघात की रोकथाम है, हार्ट अटैक को रोकने के लिए। और एंजाइना से दर्द, एंजाइना समझ में आता है? एंजाइना यहाँ छाती के बीच में होता है, एंजाइना बोलते नहीं, बोलते कि जलन हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, वही एंजाइना के दर्द से राहत के लिए गैर एस्प्रिन दवा की पसंदीदा दवा है। यानी कि जो एस्प्रिन नहीं है उसके अलावा कोई भी दवा का इस्तेमाल करोगे तो उससे हमारा हृदयाघात और एंजाइना से दर्द से आराम पाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसका बाबू? गैर एस्प्रिन, मतलब एस्प्रिन छोड़ दो, उसके अलावा, एस्प्रिन के अलावा और कौन कौन दवा हो जाएगा, चेक करके देख लो। एस्प्रिन के अलावा कौन कौन दवा हो जाएगा? एस्प्रिन और सेरिडोन है, पैरासीटामोल है, और भी कोई तुम इस्तेमाल कर सकते हो नींद के लिए। ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक,
एंटीसेप्टिक समझ में आता है? हाँ सर, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये कट छट जाता है तो वहाँ एंटीसेप्टिक काम करता है। हाँ एंटीसेप्टिक वही है। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारने, मरने नहीं बाबू, यहाँ छूट गया। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। ये तो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। समझ में आ रहा? सूक्ष्म जीव को मारने या उसे रोकने के लिए जो हम लोग रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे उसे एंटीसेप्टिक बोलेंगे। जैसे कि डिटॉल, डिटॉल मेरा एंटीसेप्टिक है ना बाबूआ, कहीं कट छट गया। एंटीसेप्टिक का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बाहरी लेयर से करते हैं, लिखा हुआ है इनका उपयोग केवल बाहरी रूप से किया जाता है। मान लो कट गया यहाँ और हमको एंटीसेप्टिक लगाना, कई बच्चा बोरो प्लस लगा देता है, कितना डिटॉल लगा देता है, कितना बिथनॉल लगा देता है, कितना आयोडोफॉर्म लगा देता है, ताकि उसपे अंदर से पनपे नहीं, घाव ना बने, जो अंदर खराब जो सूक्ष्म जीव है उसको मार सके, अब उसका इलाज हो सके। अब क्या किया ना कि कहीं कटा छटा है तो एंटीसेप्टिक हमको भैया क्रीम लगाने छोड़ के बजाय तुम क्या कर रहे हो ना कि पी डिटॉल, घाव के बजाय तुम पी जा रहे हो। हाँ पी जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर फिर काम करेगा ही, ऐसा नहीं है। इसका उपयोग केवल बाहरी रूप से किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्या है कि वे वो रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारने या वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा ना? और जब भी इस्तेमाल ऊपर बाहरी रूप से किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? कटा रह गया, छटा रह गया, या तो फिर घाव है, या तो फिर शरीर में कोई डिजीज हो गया है, फुंसी फांसा हो गया है, पूरा एकदम घाव बना रहा है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, एंटीसेप्टिक। जैसे पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में कार्यरत किया जाता है? इक्विनल। ट्रैंक्विलाइजर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? इक्विनल। अभी तो जस्ट बताए हम, इक्विनल। ठीक है, अब देखो एंटीसेप्टिक का बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, अभी और अच्छे समझ में कौन कौन सा एंटीसेप्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिखा हुआ है। एंटीसेप्टिक का सामान्य उदाहरण, द कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक। भाई बहुत सारा एग्जांपल इसमें भरा पड़ा है, बहुत सारा एग्जांपल है, बट सारा एग्जांपल को हम अच्छे से समझा देते हैं। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हम बताएंगे वो सिर्फ सुनना ध्यान से। जैसे कि सबसे पहला डिटॉल। डिटॉल भी मेरा क्या एंटीसेप्टिक है? हाँ सर, हम लोग तो पहले जानते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध एंटीसेप्टिक है, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। या क्लोरोजिलोनॉल, देखो हम लिख देते हैं स्पेलिंग, क्लोरोजिलिनॉल। ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा याद रहता है, हिंदी में कम याद रहता है। क्लोरोजिनिनॉल और ट्रेपिनॉल, ट्रेपिनॉल याद रखना बाबू। डिटॉल एक एंटीसेप्टिक है, हम लोग बाहरी रूप से इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, जो खराब सूक्ष्म जीव होता है घाव पर उसको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन सबका याद करना है, जितना दवा का नाम बता रहे हैं ना, जितना एनालिसिस, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक, सबका डेफिनेशन याद करना। और डेफिनेशन बहुत आसानी से याद हो भी जाएगा, बट हम लोग को जो फोकस करना है वो दवा का नाम पर, उससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है। ठीक है ना? अगर हमसे ये पूछे डिटॉल क्या है, तो डिटॉल मेरा एंटीसेप्टिक है। और डिटॉल किस चीज से मिलकर बना हुआ था? क्लोरोजिनोल और ट्रिप्नोल। यह एक उपयुक्त विलयन में मिश्रण होता है, विलायक में मिश्रण होता है, तो मतलब अच्छे तरीके से मिश्रण होकर मिलता है। क्लोरोजिनोल यानी क्लोरोजिनोल में एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों गुण होता है, यानी कि एंटीसेप्टिक भी काम करेगा और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक, तो सोच सकता है एंटीसेप्टिक वही काम कर रहा और कीटाणुनाशक का भी काम करता है, दोनों गुण रहता है। इसलिए हम लोग आगे डिटॉल के बारे में आगे से पढ़ेंगे, अभी आगे बताएंगे क्या होता है। और रह गया बिथिनॉल। बिथिनॉल यह एक एंटीसेप्टिक है जिसे आमतौर पर औषधीय साबुन में मिलाया जाता है। ये देखना, डिटॉल तो हम लोग पता चलता है डायरेक्ट दवा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिथिनॉल भी एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? साबुन में। बहुत सारा साबुन आता है भैया, जैसे लाइफबॉय, डिटॉल वगैरह। हाँ हाँ, डिटॉल साबुन आता है ना, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे साबुन आते हैं कि अच्छा इससे खाओ, इससे नहाना, इससे धोना, बहुत सारा देता है डॉक्टर लोग कि अच्छा यहाँ चमड़ा है, वो दूसरा साबुन से नहीं नहाना, देखो इस साबुन से नहाना, तो वो बिथिनॉल उसमें मिलाया जाता है। आमतौर पर औषधीय साबुन मिलाया जाता है ताकि त्वचा पर कार्बनिक पदार्थों को, जीवाणु को, अपघट्य से उत्पन्न गंध को कम किया जा सके। जो भी हमारा सूक्ष्म जीव है, जो भी वहां पर उत्पन्न गंध कर रहा है, या तो जो भी हमारा वहां गंध की वजह से जो भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहा है, उसको कम कर सके, उसको रोक सके। रह गया आयोडीन। यह एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। तीनों को एकदम याद रख लेना बाबू, बस याद रखना है एग्जाम्पल किसका है ये सब। यह एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, इसका उपयोग आयोडीन टिंचर के रूप में किया जाता है, जो
अल्कोहल पानी को 2 से 3% आयोडीन घोल कर बनाया जाता है, और ये 2 से 3% आयोडीन और पानी का घोल होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का इस्तेमाल, आयोडीन होता है ब्लू ब्लू कलर का होता है, दिखता है कोई जल वल जाता है तो उसमें क्या होता है ना, डिटॉल काम नहीं करेगा उतना अच्छा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जला हुआ है तो बहुत जल्दी पनप जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसमें आयोडीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिथनॉल नहीं देता कि हाँ साबुन रगड़ रगड़ के करते हैं ना, उसमें नहीं होगा। हम लोग उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का, दिखता है पूरा ब्लू 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 करके रख देता है, हाँ तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं बाबू। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का एक पतले जलीय घोल आंखों के लिए एक कमजोर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या एक एंटीसेप्टिक बेबी टेक्लम पाउडर के भी हिस्सा होता है। अब देखो, बोरिक एसिड का एंटीसेप्टिक को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं आई ड्रॉप बनाने में। आँख किचियाने लगता है, पूरा खराब होने लगता है, जैसे लाल होने लगता है, तो गड़ने लगता है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है वो हार्मफुल सूक्ष्म जीव, नहीं नुकसानदायक सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न होने लगता है आंख में, तो उसको मारने के लिए एकदम पतला सा तनु विलियन बनाते बोरिक एसिड का, उसको आंख में डालते ठीक हो जाता है। पर हार्ड वाला बना लिया, पता चला आंखें में जलन हो गया, आंखें फूट गया, नहीं। उसके अलावा पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बेबी पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आयोडोफॉर्म, इसका उपयोग घावों के लिए एंटीसेप्टिक पाउडर के रूप में किया जाता है, आयोडीन पाउडर के रूप में घाव पर छिड़कने के लिए किया जाता है। ये सब एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है बाबू, और भी एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका उपयोग घाव, दांतों, कानों आदि धोने के लिए हाइड्रोजन के नाम के हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। समझ में इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, घाव को धोने के लिए या तो दांत को धोने के लिए, और सब आदि जो ही जलन कटा छटा है वहां पर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सेलोल भी एग्जाम्पल है, जैसे कि फिनाइल सैलिसेट का उपयोग गले की बीमारियों के लिए किया जाता है, जिसे आंध्र एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। गले का थ्रोट, गले का कुल्ला उल्ला करने के लिए, करके कुल्ला उल्ला करने के लिए किया जाता है बाबू, ठीक है। उसके अलावा पोटासियम परमैंगनेट का बात करें, KMnO4, तो इसका उपयोग तनु विलियन में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, इसका भी एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये अगर कंप्लीट करते हो तो ठीक है, ये भी करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना एग्जाम में ध्यान में रखना है कि इतना कहीं कोई बताता भी नहीं जितना हम तुम्हारा लिख रखे, सिर्फ डिटॉल, सिर्फ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एग्जाम्पल कितना बता दिया हम, सोचो तो कितना बता दिए। पहला तो डिटॉल, बिथेनॉल, आयोडीन, बोरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, फिर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेलोल, पोटासियम परमैंगनेट, उसका सैफ्रोमैसिन और फुरासिन। देखो ये क्या, ये भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसको जीवित ऊतकों, ऊतकों मतलब टिश्यू, जीवित ऊतकों जो स्किन के ऊपर जो होता है ना, छोटे सूक्ष्म जीव, उसको ऊतकों बोलते हैं, टिश्यू। तो जो जीवित ऊतकों जैसे घाव, कट, अल्सर, अल्सर मतलब होता है फोड़ा, अल्सर मतलब फोड़ा, तो घाव, कट, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा पर लगाई जाती है, कौन, सेफ्रोमाइसिन और फ्लोसिन, इसको ही पढ़ देते हैं। ये अगर पूछा जाए तो जेंटियन और वायलेट और मिथिलीन ब्लू जो है, वो लोग कुछ कार्बनिक रंग भी प्रभावित एंटीसेप्टिक होते हैं, इनका उपयोग संक्रामक रोगों को उपचार के लिए किया जाता है। संक्रमण मतलब जिससे किसी का टच से जो है हमारा घाव पनपने लगता है या तो कुछ होने लगता है, तो उसको इलाज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सर कौन कौन हम लोग याद रखेंगे, कुछ कुछ एकदम याद रखना, जैसे डिटॉल, डिटॉल किस किस चीज से मिलकर बना है, तो दो चीज से मिलकर बना है, एक हमारा क्लोरोजिनिलॉन और एक हमारा ट्रेपिनॉल, ये तो एकदम याद रखना है। विथनॉल याद कर लेना, आयोडीन, बोरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, और इधर से एक सेलोल, बस, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं बाबू, बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन होगा वो हम बताते हैं। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन आ गया है कि टॉपिक आ गया है कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुनाशक। अभी मेरा वो जो था एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों सेम चीज है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों सेम है। अगर मान लो किसी के त्वचा वचा पर कट छट गया है, तो वहां पर जो हमारा सूक्ष्म जीव है, जो हार्मफुल नुकसानदायक सूक्ष्म जीव है, उसको मारने के लिए या उसको वृद्धि को रोकने के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु पर, जैसे ड्रेन हो गया, ड्रेन मतलब जो हम लोग जहाँ पर खाना वाना बनाते हैं ना, अब फ्लर हो गया, फ्लर्स हो गया, या तो फिर बाथरूम हो गया, वहां पर भी देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तु होता है वहां पर भी कुछ जो होता है वो
कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न होने लगता है, गंध फैलाने लगता है, तो वहां पर उस कीड़ा मकोड़े को मारने के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि साफ सुथरा रहे, तो जो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। नहीं बोलता है कि हाँ भैया लाल वाला बाथरूम के लिए, नीला वाला टॉयलेट के लिए प्रचार करता है ना, वो सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट। वे रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव वस्तुओं जैसे कि ड्रेन, शौचालय, नालियों आदि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कीटाणुनाशक कहते हैं। देखो दोनों सेम है। अगर सतह पर जो पनप रहा सूक्ष्म जीव, खराब सूक्ष्म जीव, उसको मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एंटीसेप्टिक। और वही निर्जीव वस्तुओं पर जैसे कि ड्रेन, शौचालय, नालियों को वगैरह में सूक्ष्म जीव को मारने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट। कुछ पदार्थ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में कार्य करता है, दोनों ग्रुप में कार्य करेगा। एंटीसेप्टिक मतलब लिविंग थिंग, सजीव वस्तु पर तो मारेगा ही सूक्ष्म जीवों को, यहाँ तक कि कीटाणुनाशक यानी निर्जीव वस्तु पर भी उसको मारेगा, दोनों को काम करता है। जैसे कि फिनॉल अगर 0.2% लिया है जलीय घोल में, तब वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। वही फिनॉल तुम अगर 1 से 2% ले लेगा, 0.2% के बजाय कितना, 1 से 2% फिनॉल ले लेगा जलीय घोल में, तो वो कीटाणुनाशक के काम करेगा। आ रहा समझ में? अगर थोड़ा सा कम मात्रा में लिया है फिनॉल, पानी में घोल लिया, लगा लो, तो यहाँ पे इस त्वचा में जो भी रहेगा नुकसानदायक सूक्ष्म जीव, उसको मार देगा। और वही 1 से 2% जल में घोल लो फिनॉल, तो वो देखना शौचालय, टॉयलेट वगैरह सब जगह साफ कर देगा वो। क्लोरीन का उपयोग 0.2 से 0.4 ppm सांद्रता पर पानी को पीने के लिए योग्य बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, क्लोरीन जो होता है ना Cl2, वो क्या होता है ना कि हम लोग देखते थे पहले कुआं हुआ होता था, पानी गंदा हो जाता था, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्लोरीन पाउडर मिलाते थे और छोड़ देते थे 2-3 दिन के लिए, पानी नहीं पीते थे। जितना पानी गंदा होता था सब साफ हो जाता था, कीड़ा मकोड़ा सब मर जाता था, एकदम साफ हो जाता था। तो वो जो पाउडर बनता है ना क्लोरीन, इसी यही वो पाउडर होता है कि क्लोरीन गैस को हम लोग साफ पानी को पीने लायक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और वो कंसंट्रेशन सांद्रता कितना चाहिए, 0.2 से लेकर 0.4 ppm तक चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि सेलोल, सेलोल है क्या है, जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं, पीछे बताएं बाबू। सेलोल मेरा क्या है? सेलोल मेरा एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक। सेलोल मेरा एंटीसेप्टिक क्रीम है। और देखो डिटॉल का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक में। हाँ, कीटाणुनाशक में भी करते हैं, डिटॉल दोनों जगह काम आता है। डिटॉल से हम लोग बाथरूम वाथरूम भी साफ करते हैं, यानी निर्जीव अवस्था कीटाणुनाशक भी, एंटीसेप्टिक भी, मलेरिया के लिए भी करते हैं, सभी याद रखना। डिटॉल सभी का इस्तेमाल के लिए किया जाता है। डिटॉल में मौजूद क्या रहता है? क्लोरोजिनिनॉल और ट्रेपिनॉल। ट्रेपिनॉल है ये नहीं है, अभी जस्ट बताएं हम। विथेनॉल भी हमारा एंटीसेप्टिक है बाबू। चलो अब आगे, अब आगे देखियो भाई, प्रजनन रोधी एंटी फर्टिलिटी। प्रजनन रोधी मतलब, प्रजनन रोधी मतलब रोकने वाली है। अगर मान के चलो प्रेगनेंसी रोकने के लिए, बच्चा को जन्म होने से रोकने के लिए जो दवा का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रजनन रोधी बोलेंगे। जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग बच्चे का जन्म होने को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रजनन रोधी औषधियां कहा जाता है। इन्हें मौखिक गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। कितना आसान है डिफिनेशन। अब इसका दवा का नाम सिर्फ याद कर लेना है कि कौन कौन सा दवा है जिसे बच्चे को जन्म होने से रोकना जाता है, प्रेगनेंसी को रोका जाता है, जैसे कि नॉर्थेंड्रोन, नमोस्ट्रोल, मैफप्रिस्टन। ठीक है, चलो और आते हैं आगे। छठा नंबर, एंटीहिस्टामिन्स। क्या होता है एंटीहिस्टामिन्स भैया? इन दवाइयों का एंटी एलर्जिक दवाई भी कहा जाता है। एंटीहिस्टामिन को एंटी एलर्जिक दवाई भी कहा जाता है, और इसका उपयोग एलर्जी के लिए इलाज, एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि त्वचा पर चकते होना, चकते होना समझना ना, ऐसे चमड़ा उखड़ने लगता है, या तो फिर घाव नहीं होने लगता है, या तो उत्तकों की सूजन होना आदि, मतलब त्वचा में सूजन हो जाना, फूल जाना, फिर वहां से घाव बना लेना, वैसा त्वचा की इलाज। एलर्जी, जिससे एलर्जी होता है दूसरे से एलर्जी हो जाता है, किसी से घाव में कुत्तम सट गया तो पूरा एकदम हाथ लाल लाल हो गया, किसी तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, तो वैसे बीमारियों को, वैसे चीज़ों का इलाज करने के लिए किया जाता है। किसका? एंटीहिस्टामिन। कोई दिक्कत? ये दवाई शरीर में हिस्टामिन के स्तर में कमी के कारण होता है।
हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन पाया जाता है जो दूसरे बीमारियों से क्या करता है, लड़ता है, दूसरे एलर्जी से लड़ता है। वो मेरे से टच किया तो वो एलर्जी हो गया, ओ हो भाई हम कुत्ता से नहीं सड़ते हैं, हम उसके अलावा किसी और चीज़ से, जानवर वानवर से सड़ते तो एलर्जी हो जाता है शरीर में। तो हमारे अंदर हिस्टामिन पाया जाता है बॉडी के अंदर, जो इन सभी बीमारियों से क्या करता है, लड़ता है, एलर्जी वगैरह बीमारी से। तो वही बोला जाता है कि ये बीमारी तब उत्पन्न होता है ना जब हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन उत्पन्न जो होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। इसीलिए ये दवाई का नाम जो है वो एंटी हिस्टामिन कहा जाता है, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन का अगर बॉडी के अंदर कमी होगा, अगर बॉडी के अंदर हिस्टामिन का अगर कमी होगा, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे हिस्टामिन है जो दूसरे रोगों से लड़ रहा, एलर्जी वाला रोगों से लड़ रहा, अगर वो कमी हो जाएगा तब फिर दूसरा तुम पर प्रभाव करेगा ही, और प्रभाव करेगा तब फिर एलर्जी होगा बाबू। आ रहा बात समझ में? तो जब इसीलिए इसको एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, यानी हिस्टामिन का कमी हो रहा, तो हिस्टामिन का कमी होगा तो एलर्जी होगा, स्किन डिजीज होगा। तो इस सबको रोकने के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करेंगे उसे एंटी हिस्टामिन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दवा का नाम कौन कौन आ जाएगा, डायफिनाइल हाइड्रामाइन, क्लोरोफिनिरमाइन, उसका बाद हो जाएगा फिनरामाइन मेलिएटेट, एटोजोलिनाइन ईटीसी। भाई 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 अब ये मत बोलना सर हमको नाम याद करने में दिक्कत हो रहा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये दो याद रख लेना, डायफिनाइल हाइड्रामाइन और क्लोरोफिनरमाइन। बस इधर नहीं भी याद करेगा तो कम से कम चलेगा, बस दो याद कर लेना। क्लोरो जगह पर यहाँ ब्रोमो भी हो सकता है, ब्रोमोफेनरिकॉल, आयोडोफेनरिकॉल, कुछ भी हो सकता है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीहिस्टामिन के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफेनिकॉल, अभी जस्ट बताएं। क्लोरोफिन, अच्छा क्लोरोफिनरी अमाइन है ना, अमाइन है भाई, तो कॉल है, देखो ये रह गया अमाइन, अमाइन यहाँ से याद रखना। तो क्लोरोफेनरीमाइन नहीं है तो क्या दिक्कत है, ब्रोमोफेनरीमाइन तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलो भाई, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आगे हम बात करेंगे, अभी आगे बहुत सारा है, पकड़ के रखें सारे क्वेश्चन को। तो ये हो गया एंटीहिस्टामिन। रोगानुरोध, रोगानुरोध क्या होता है, रोगानुरोध कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि के कारण होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग रोगानुरोध कहते हैं, रोगानुरोधी कहते हैं। समझ में आया ना? सूक्ष्म जीव जैसे कि खराब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस के कारण जो हमारे अंदर संक्रमण होता है, जो बीमारी होता है, उसका इलाज करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग रोगानुरोधी कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल याद कर लेना, अर्थफेनामाइन, एजोडाई, प्रोंटोसील, सल्फिनालामाइड, ये सब दवा का नाम बाबू, ये तो याद करना ही पड़ेगा। एक और नाम आप लोग बहुत फेमस सुने होंगे, एंटीबायोटिक्स। सर एंटीबायोटिक्स 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 बहुत सुनते आ रहे हैं, जब भी जाते भैया एंटीबायोटिक्स लगा रहा है, एंटीबायोटिक्स। क्या होता है एंटीबायोटिक्स, आओ समझते हैं। कि वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, कवक द्वारा उत्पादित होते हैं या प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। आ रहा समझ में? देखो सूक्ष्म जीव के कारण जैसे कि बैक्टीरिया, कवक द्वारा जो हमारे बॉडी में उत्पन्न हो रहा बीमारी, जैसे संक्रमण के कारण भी जो भी बीमारी हो जा रहा है भैया, मलेरिया हो गया, चाहे टाइफाइड हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, नहीं होता है मलेरिया हो जाता है, तो अब मच्छर काट दिया तो टाइफाइड भी हो जाता है। तो ये सब बीमारी जो होता है, उस जो हमारे अंदर जो कीड़े मकोड़े जो ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गया जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो पूरे धीरे धीरे कमजोर करते जा रहा, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का लगाते हैं ना, बोलते हैं भैया हमारा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, तो ब्लड में इन्फेक्शन कैसे हो गया? मान लो अगर कुछ तो भैया छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो कुछ तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न हो गए होंगे जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे जो बाहरी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उससे लड़ने का काम करते रहते हैं, लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते। कोई मजबूत वाला आ जाता है तो भैया हमारे शरीर के अंदर पेश जाता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उसको मारने के लिए हम लोग जो दवा का इस्तेमाल करते हैं या तो उसको रोकने के लिए जो दवा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दो प्रकार का होगा, जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक्स और एक होगा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। जीवाणुनाशक, नाशक मतलब कि वैसा एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मार देता है, नाशक मतलब खत्म कर देगा, रोकेगा नहीं।
हम क्या बोले कि ये इसका उपयोग जो है वो सूक्ष्म जीव जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उसको मारने के लिए या तो उसको रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो सर हमको एक चीज कंफ्यूजन हो रहा, पिछली बार भी तो आप बताए थे कि सूक्ष्म जीवों को मारने या रोकने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। हाँ, तो एंटीसेप्टिक हम लोग बाहरी त्वचा के ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, बाहर से इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो किसी को बीमारी हो गया है, अंदर से बीमार है, टाइफाइड हो गया है, तो कहाँ डिटॉल लगाओगे तो ठीक हो जाएगा बताओ? नहीं नहीं, कहाँ डिटॉल लगाओगे? मुंह में घोल के पिया दोगे उसको? तो वो हमारा सूक्ष्म मतलब शरीर में आ गया ना, सेल में आ गया ना, वो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गया खराब खराब, जिसके कारण बॉडी कमजोर कर रहा, बीमार हो रहा, कमजोरी हो रहा। आ रहा समझ में? तो उसको मारने के लिए तो डिटॉल पिया देगा, बिथनॉल पिया देगा, सेलुलॉल पिया देगा? नहीं ना। बोरिक एसिड पिला देगा? नहीं ना। तब क्या करोगे? उसके लिए हमको रासायनिक पदार्थ चाहिए जो खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जिससे कि कवक बैक्टीरिया, उसको मारने का काम करेगा। तो वो दवा जो हम लोग बनाते हैं वो एंटीबायोटिक्स होगा, और जो बाहर से इस्तेमाल करते हैं उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। दोनों में फर्क समझ लेना ध्यान से। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक्स हम लोग खाकर ठीक करते हैं, एंटीसेप्टिक कटे छट्टे पर लगाते हैं, ठीक है? हाँ। तो दवा जो खाएगा तो हमारे सूक्ष्म जीव को या तो मारेगा, या तो मारने का काम करता है, या तो उसका वृद्धि को, या तो जो बढ़ रहा उत्पन्न हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा कि और ना बढ़े आगे। तो जो मारने का काम करेगा उसे हम लोग बोलते हैं जीवाणु नाशक एंटीबायोटिक्स, कि ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मार देता है, खत्म कर देगा। जैसे कि पेनिसिलिन, ओफ्लोक्सिन, तो नाम याद रखना पड़ेगा बाबू। पेनिसिलिन, ऑफ्सुजिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये दवा का नाम है। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक किसको बोलेंगे? कि वैसा एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारेगा नहीं, बस उसको बढ़ने से रोकेगा, तो उसे हम लोग ऐसा बोलते हैं। जैसे कि टेट्रासिलिन, ये एकदम याद रखना भाई, सब इंग्लिश में लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। टेट्रासिलिन। और कौन? क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल। और कौन आ गया? एरिथोमाइसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एरिथोमाइसिन, टेट्रासिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, एकदम याद रखना है एरिथ्रोमाइसिन। ये सब दवा का नाम है बाबू। ये वैसा दवा है जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कभी भी कीटाणुनाशक अगर उत्पन्न होता है तो उसे रोकने का काम करेगा, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात, और इम्पोर्टेंट बात, कि किसी एंटीबायोटिक द्वारा आक्रमण किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की पूरी श्रृंखला को उसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि एक एंटीबायोटिक्स कितने रेंज तक, कितने दूर तक वो प्रभाव कर पाता है सूक्ष्म जीवों को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो कि स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार का होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। स्पेक्ट्रम दो प्रकार का, एक वैसा एंटीबायोटिक्स जो कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को विरोधी प्रभाव होते हैं, विरुद्ध प्राप्त मतलब सॉरी, वैसा एंटीबायोटिक जो कई पदार्थों को सॉरी, वैसा एंटीबायोटिक जो कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावित होते हैं तो उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। भाई अगर मान लो तुम एक दवा खाए, और एक दवा खाए और मात्र एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मार रहा, तब तो उसको हम लोग बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लेकिन तुम एक दवा खाया और वो दवा दो चार अलग अलग प्रकार के जो हमारे अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीवो था उसको सबको मार दिया, अलग अलग प्रकार जितने था सबको मार दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कि वे एंटीबायोटिक जो कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावित होते हैं उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल याद रखना एकदम, टेट्रासिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल और क्रोमोसाइटिन ईटीसी। और नैरो स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? कि ये वैसा एंटीबायोटिक्स है जो विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावित होते हैं तो उसे हम लोग संकीर्ण
संकीर्ण, संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ, मतलब केवल एक दो को ही मारेगा, केवल खास भैया जिसके लिए हम सिर्फ दवा खा रहे बस उसी को केवल मारेगा और किसी को नहीं मारेगा। वे एंटीबायोटिक जो केवल विशिष्ट सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावित होते हैं उसे संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, तो ये दवा का नाम याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक व्यापक, व्यापक मतलब हो गया ब्रॉड, व्यापक मतलब ब्रॉड, व्यापक मतलब विस्तार के रूप में, ब्रॉड हो गया वो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, तो ब्रॉड मेरा कौन हो जाएगा देख लो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासिलिन क्लोरोमफेनिकॉल कौन हो जाएगा बाबू, क्लोरोफेनिकॉल। और आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब रोकने वाला, देख सकते हो बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया कौन, टेट्रासिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, इथ्रीमाइसिन। आ जाओ देखते हैं एग्जांपल में, इनमें से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है, कौन हो जाएगा, इथ्रोमाइसिन। क्लोरोमफेनिकॉल एक है प्रजनन रोधी है, नहीं नहीं नहीं, एंटीहिस्टामिन है, नहीं नहीं नहीं, क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, अभी जस्ट बताएं। और क्या हो जाएगा, एक व्यापक, व्यापक मतलब ब्रॉड, व्यापक बड़े विस्तार रूप में जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है वो कौन होता है, पैरासीटामोल, नहीं नहीं, एस्पिरिन, ना 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 ना, पेनिसिलिन नहीं, कौन हो जाएगा, क्लोरोमफेनिकॉल। दवा का नाम याद रखोगे ऑटोमेटिक बनने लगेगा, वो सारा दवा का नाम ही है। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स होता है। पूछ रहा क्वेश्चन कि बताओ टाइफाइड के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जो टाइफाइड हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, हाँ कौन सा एंटीबायोटिक लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि क्लोरोफेनिकॉल, याद रखना, क्लोरोफेनिकॉल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यही मेरा अभी बताए थे अभी कि ये मेरा ब्रॉड एंटीबायोटिक्स है। और देखो आगे बाबू, बस एक और है, बस 11 है, 11 का डेफिनेशन याद कर लेना, दवा का नाम याद कर लेना, कहानी खत्म। डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं भाई। जैसे यहीं पर तुमसे हम पूछे ज्वरनाशक औषधियां, ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशक एंटी, दवा, डेफिनेशन बहुत आसान है। देखो डेफिनेशन कितना आसान है, तेज बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए, ये मैं गलती से आ गया है कि तेज बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है, एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है, यानी ज्वरनाशक औषधियां कहा जाता है। आ रहा समझ में, तेज बुखार में जब हमारा तापमान ज्यादा हो जाता है 101, 100, 98, तो उसको कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग ज्वरनाशक औषधियां कहते हैं, यानी एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल तुम लोग एक तो पहले से याद होगा, हाँ सर पैरासीटामोल बुखार में हम लोग खाते हैं, उसके अलावा और भी है, एस्प्रिन भी है और फेनासिस्टिन भी है। इसीलिए हम बोले थे कि एक एग्जाम्पल था कि बताओ इनमें से कौन सा है जो ज्वरनाशक भी होगा और साथ ही साथ एनाल्जिस्क भी होगा। देखो क्वेश्चन इधर था, तो हम बोले थे ना कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल दोनों होगा, पता नहीं कैसे दे दिया क्वेश्चन। ये देखो ज्वरनाशक के साथ साथ दर्दनाशक होता है, तो बोले थे ना पैरासीटामिडोफिनॉल और एस्प्रिन दोनों होगा, देख सकता है, पैरासीटामोल एस्प्रिन वहाँ भी है, पैरासीटामोल एस्प्रिन वहाँ भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखियो कि ये दोनों होगा, ये भी हो सकता है, एस्प्रिन दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो कितना आसान है, तो ये इतना आसान है कि भैया जो तेज बुखार के दौरान शरीर के तापमान को जो कम करने के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। डिफिनेशन बहुत आसान है, बस दवा का नाम से याद कर लेना। एंटा एसिड ये भी तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, सिर्फ बता देंगे तो। देखो कितना आसान, एंटा एसिड वह रासायनिक पदार्थ जो गैस्ट्रिक रस में अतिरिक्त एसिड को बाहर करता है और एसिड अपच, एसिडिटी, सीने में जलन और गैस्ट्रिक अल्सर में राहत देता है, तो उसे हम लोग एंटी एसिड कहलाता है। आया समझ में, एंटा एसिड समझ में आ रहा है, एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड होता है जैसे मान के चलो छाती में जलन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारा लीवर होता है, लीवर को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। आ रहा समझ में, या तो फिर जो हमारा बड़ी आंत छोटी आंत होता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ताकि खाना वाना वैसे पचता है ना। अब वहाँ मान लो गैस बना दिया है, एकदम एसिडिटी हो रहा है, एकदम पेट दर्द कर रहा है, दुखा रहा है, गैस बना दिया, थोड़ा सा भी नहीं खा रहा है, एकदम पेट भरा भरा लग रहा है, पेट फूल गया है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ गया है,
तो उसको कम करने के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग एंटासिड कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो गैस्ट्रिक रस मतलब आंत का बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक रस में अतिरिक्त एसिड को बाहर करता है। जो बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है ना भैया, एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी हो गया है, जो अतिरिक्त एसिड हो जाता है, ज्यादा एसिड हो जाता है, उसको बाहर करने का काम करता है। और एसिड अपच, एसिड जो हम लोग पचने नहीं देता है खाना, वो एसिडिटी हो जाता है, वो सीने में जो जलन होने लगता है वो। और गैस्ट्रिक अल्सर, जो गैस्ट्रिक जो होता है ना, गैस्ट्रिक मतलब बोले तो यार जहाँ पर हम लोग आंत होता है ना, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत छोटी आंत, वो आंत में अल्सर मतलब फोड़े टाइप को होने लगता है, खाना नहीं पचने लगता, तो उसका इस्तेमाल, उससे राहत के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे एंटासिड कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हिस्टामिन, साइमेटिडीन, रेंटिडाइन, ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल ईटीसी। भाई कुछ कुछ है इसमें जो याद रखना है, सबको याद नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो तो कम से कम आगे एक दो सबको याद कर लेगा तो भी चलेगा। एंटा एसिड अतिरिक्त एसिड को हटाता है, जो अब ज्यादा पेट में एसिडिटी हो जाता है उसको हटाता है, और पेट में पीएच को उचित स्तर तक बढ़ाने का काम करता है। उचित स्तर मतलब पीएच वैल्यू पेट का कितना होना चाहिए, 7, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो एसिडिटी, पीएच वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, 7 से ज्यादा एसिडिटी। अब एक क्वेश्चन आ गया, पेट में एसिडिटी अधिक उत्पादन को नियंत्रण के लिए, पेट में अगर एसिडिटी हो जाता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, एंटा एसिड। अभी जस्ट बताएं, एंटा एसिड। एस्प्रिन एक एक है, एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन हमारे लिए भैया एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक एस्प्रिन, पैरासीटामोल, नेफ्टिन, ये सब सब मेरा क्या होगा कि तेज बुखार के दौरान बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स को हम लोग ज्वरनाशक बोलते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वरनाशक। एंटीपायरेटिक्स बोलो या तो ज्वरनाशक बोलो। ओहो, ओहो हो, ओहो, ओहो, चलो बता ही देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह होगा तो देखते हैं, जगह होगा तो देखते हैं, स्पेस ढूंढते हैं, स्पेस ढूंढते हैं। चलो स्पेस है, दो फॉर्मूला बताते देखो, दो फॉर्मूला, एक एस्प्रिन का फॉर्मूला, एक पैरासीटामोल का फॉर्मूला, याद रखना। एस्प्रिन का फॉर्मूला, पैरासीटामोल का फॉर्मूला। COOH, ये बेंजीन होगा, बेंजोइक एसिड हो गया, और यहाँ पर होता है OCO CH3। तो एक दो, तो दो पर हम लोग बोलते हैं एसिटॉक्सी, दो कार्बन है तो एसिटॉक्सी, क्योंकि ईस्टर है तो ऑक्सी लगाएंगे, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है, ये एग्जाम्पल है वो एस्प्रीन का, एस्प्रीन का, एस्प्रीन का, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूला है, एस्प्रीन का फॉर्मूला है, ठीक है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, याद रखना। पैरासीटामोल का हो जाएगा बेंजीन, और यहाँ पर जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा OCONH2, ठीक है। आ रहा है समझ में, एसिटामाइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे 12 पर यानी 4 पर जो हो जाएगा एसिटामाइडो, एसिटामाइडो, और बेंजीन के ऊपर OH रहता था, क्या बोलते हैं, फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। दोनों को हम बना दिए फिगर, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन, और 4 एसिटामाइडोफिनॉल हो जाएगा पैरासीटामोल, या तो 4 एसिटा, ऐसे ही बोल सकता है कि ऑर्थो पारा मेटा फिर से पारा, तो 4 को हम लोग पारा भी बोल सकते हैं कि पारा एसिटामाइडोफिनॉल। अब बोलेगा सर हमको याद नहीं हो रहा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ये एक तरह का फॉर्मूला है, इसको रटना पड़ेगा, ये भी एक तरह का फॉर्मूला है। इस सी डबल बेंजीन के ऊपर सी डबल बेंजोइक एसिड, और इधर वाला याद करना OCOCH3 रहेगा, तो ये हो जाएगा एस्प्रिन, ऐसा दिखता है। जो पैरासीटामोल हम लोग खाते हैं ना वो देखो ऐसा होता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई तो बोल सकते हो कि हाँ सर हमको दिक्कत है, नहीं तो ये भी हो गया। चलो ये भी हो गया, तो क्वेश्चन यही था कि 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला जैसे होता है एस्पिरिन, जैसे होता है, फिर से बना देते हैं, बेंजोइक एसिड बना लो,
और 2 पर एसिटोक्सी OCOCH3 हो गया। इसी को हम एस्प्रिन बोलते हैं, एस्प्रिन, एस्प्रिन। 1 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, एस्प्रिन। और देखो 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये मेरा एस्प्रिन है, एस्प्रिन मेरा कौन था? एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशक। और देखो एस्प्रिन क्या होता है? एस्प्रिन होता है ना सर, एस्प्रिन जो होता है वो होता है ऐसा, एस्प्रिन ऐसा होता है। बेंजोइक एसिड होता है सर, एकदम याद कर लेना है, बेंजोइक एसिड होता है और यहाँ पर होता है OCOCH3, 2 एसिटोक्सी। और बेंजोइक एसिड यहाँ पर देखो CH रहता है तो सैलिसाइल एल्डिहाइड, और सीड वाला OH रहता है तो इसी का कॉमन नेम भी बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एकदम याद कर लेना भाई, सब पूछा हुआ है। ज्वरनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है किस लिए? शरीर का तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दवा बुखार को कम करता है? कौन सा दवा बुखार को कम करेगा? दर्दनाशक, एंटीबायोटिक्स, कौन सा? सर ज्वरनाशक। एक दवा जो ज्वरनाशक होने के साथ साथ दर्दनाशक भी होता है, कौन सा? क्लोरोम, पारासीटामोल, पारासीटामोल बाबू, पारासीटामोल। ज्वरनाशक के साथ साथ तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भाई। पारासीटामोल, ठीक है, पारासीटामोल। ये लिखा हुआ पारा एसिटामाइडोफिनॉल। अभी जस्ट तो बताएं, अभी हम सिर्फ 4 पर लिखे थे ना बाबू। देखो बेंजीन के ऊपर अगर OH रह जाएगा तो हो गया फिनॉल, यहाँ से यहाँ तक। एसिटामाइडो तो OCONH2, आइए समझ में। तो ये हो गया एसिटामाइडो। तो 1 2 3 4, 4 बोलो ये तो पारा बोलो, पारा एसिटामाइडो फिनॉल, पारासीटामोल, इसी को बोलते हैं पारासीटामोल। अब जस्ट स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। और ये सबसे लास्ट है दवा का नाम, उसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे सॉप एंड डिटर्जेंट। क्या है? एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी। वह रासायनिक पदार्थ जो दर्द और अन्य संवेदना के प्रति सामान्य संवेदनशीलता उत्पन्न करता है उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। जैसे नहीं होता किसी का हड्डी टूट जाता है तो बहुत दर्द करते रहता है, तो वहां पर हम लोग सामान्य संवेदनशीलता उत्पन्न करते हैं। संवेदनशीलता मतलब उतना दूर हम लोग उसको सुन्न करते हैं, समझ में आ रहा ना? तो उस सुन करने के लिए, दर्द से आराम के लिए, किसी का हड्डी टूट गया, चाहे कुछ टूट गया, चाहे फ्रैक्चर हो गया, बहुत दर्द कर रहा, या तो कोई ऑपरेशन करने के लिए ताकि वहाँ सुन करके वहाँ काटा जाए तो उसको दर्द महसूस ना हो, तो उस चीज़ के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए शरीर में, चाहे फिर वो दर्द से हो या तो कुछ भी तरीके से हो, अन्य संवेदनाओं के लिए अगर जो हम लोग उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग एनेस्थेटिक कहा जाता है। जैसे कि कोकीन और नोवोकीन स्थानीय क्या है बाबू? निश्चेतक है। मतलब सिंपल चीज से किसी सुन करना है तो बेहोश करना है तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोडिन और नोवोकिन, जो कि स्थानीय मतलब लोकल तरीके में मिल जाता है। लेकिन जो हम लोग एक प्रोफेशन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म, चूहा के बेहोश किया जाता है। डाइथिल, विनाइल ईथर आदि सामान्य निश्चेतक होते हैं, यानी कि बहुत इन लोग को जो प्रोफेशनल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करता है बेहोश करने के लिए, ठीक है। और ये एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन याद रखना एग्जाम्पल में स्थानीय ये हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सामान्य। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन संवेदनहारी के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा? तो क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरो। मलेरिया का इलाज में प्रभावित होता है। मलेरिया के इस्तेमाल के लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? तो याद है ना, कुकिन का इस्तेमाल करते हैं। एड्स का विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाला दवा, एड्स का बीमारी के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? AGT, AGT, एजिडो ट्राइमिथिलिन अमाइन, AGT, सॉरी AZT, AZT, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग का इस्तेमाल होता है थोड़ा सा सॉप एंड डिटर्जेंट। उससे पहले दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि खाद्य परिरक्षक क्या है? खाद्य परिरक्षक क्या है? वही देखो बहुत सारा भोजन है, चाहे चिप्स है, चाहे बिस्कुट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं और खा लेते हैं, तो वो सब खराब ना हो जाए, और खाते तो हमको अंदर एनर्जी भी मिलता है,
तो खाने के बाद उसका पोषक का मात्रा जो है एक लंबे समय तक भी रहे। अरे समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? तो भैया आ, किसी भी भोजन को खराब होने से जो बचाने के लिए जो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं ताकि खराब ना हो, उसका जो पोषक हो वो लंबे समय तक रहे। तो जो खराब होने से भोजन को बचाने के लिए हम लोग जो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग खाद्य परिरक्षक कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण सूक्ष्म जीव बढ़ जाएगा, तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने तथा उनके पोषक मूल्य को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग परिरक्षक कहते हैं। आ रहा समझ में? कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने के कारण, अगर सूक्ष्म जीवों को मान चलो खाने में उत्पन्न लगता तो खाना सड़ा गला देगा, खराब कर देगा, तो उससे बचने के लिए तथा उनके पोषक मूल्य, ताकि उसका, अब देखो खराब नहीं है तो उसका पोषक का मात्रा भी तो रखना है, वरना 4 साल पता लगा कि भैया, अब जैसे तुम देखो, हम बताते हैं, हम लोग जो खेती वेती करते हैं धान वगैरह का, उसका पोषक का मात्रा ज्यादा नहीं बचा पाते। जैसे काटते उस टाइम हरा रहता है, जब गाय लोग को देते तो हरा नहीं रहता, पोषक का मात्रा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग भोजन भी ऐसा होने लगे तब तो भी दिक्कत है। समझ में आ रहा ना? तो पोषक के मात्रा मूल्य को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ताकि खाने के बाद एनर्जी एनर्जी मिलता रहे, तो उससे जो उपयोग किया जाता है उसे हम लोग खाद्य परिरक्षक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में शुगर, साल्ट, ऑयल, सोडियम बेंजोएट। नहीं होता कि भैया ये खराब हो जाएगा, तेल मिला के रख दो, या तो फिर नमक मिला के रख दो, खराब नहीं होगा, बचा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू खाद्य परिरक्षक। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब उल्टा, और ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण। कई सारे भोजन जो होता है ना, खुद से ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन वायुमंडल से लिया और ऑक्सीकरण किया और सीधे वो खराब हो गया। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण, भोजन को ऑक्सीकरण से होने, ऑक्सीकरण ना हो जाए, ऑक्सीकरण होने के बाद वो खराब हो जाता है भोजन। तो भोजन को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए जो हम लोग पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। वह पदार्थ जो भोजन को ऑक्सीडेटिव को रोकता है, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीकरण होने से रोकता है, तथा या तो ऑक्सीकरण जो होता है उसको धीमा कर देता है उसको, ताकि बहुत तेजी से खराब ना हो, तो उसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलिन यानी BHT, एक होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल यानी BHA। ये 2 एग्जाम्पल है बाबू, ठीक है? तो ध्यान रखना, वो दोनों दोनों आता है एग्जाम में। भोजन परिरक्षक तो 100% आता ही आता है। एक और भी है, कृत्रिम मधुरक एजेंट क्या है? क्या है कृत्रिम मधुरक एजेंट? ये भी बहुत मजेदार बात है बाबू, कि वे रासायनिक पदार्थ जो चीनी के स्थान पर मीठा करने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मान चलो हमको पानी को मीठा करना है, तो चीनी मिलाते तो मीठा हो जाता है। तब तो वो चीनी तो हमारे, अगर उसको चीनी को अगर मान चलो जो पानी में तुम चीनी मिलाया तो भैया विलियन बन गया, पानी भी मीठा हो गया। अब उसको तुम पी रहा है तो तुमको पोषक भी मिल रहा है, क्योंकि चीनी जो है वो नेचुरल हमको गन्ने वगैरह से प्राप्त होता है, तो पोषक मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो चीनी के स्थान पर मीठा करने के लिए किया जाएगा, चीनी को नहीं उपयोग करेंगे, चीनी के स्थान पर मीठा करने के लिए किया जाता है, लेकिन जिनमें पोषक मूल्य नहीं होता है। जो सोचेगा उसको, अब मीठा तो कर देगा, चीनी के साथ उसका जो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया मीठा तो कर देगा, पर पोषक की मात्रा नहीं मिलेगा, पोषक 0 मिलेगा, कोई पोषक नहीं मिलेगा। बस खाली पियो, पेट भर जाएगा, एनर्जी सन्नाटा, कोई मतलब नहीं। तो जिनमें पोषक मूल्य नहीं होता उसे कृत्रिम मीठा करने वाला पदार्थ कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम मधुरक एजेंट कहते हैं। जिस एग्जाम्पल में देखो, उदाहरण क्या लिखा हुआ है, एस्प्रोटम। तो देखो एस्पर्टेम जो होता है ना, यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है, 100 गुना अधिक मीठा है, लेकिन पोषक का मात्रा 0। सैक्रिन, यह सुक्रोज की तुलना में 500 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन पोषक 0। सुक्रालोज के देख लो, यह 600 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन पोषक 0। एलिटेम देख लो, एलिटेम क्या होता है भैया, ये 2000 गुना, 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, 2000 गुना अधिक होता है, किसके तुलना में? सुक्रोज की तुलना में मीठा होता है, और इसलिए एलिटेम का उपयोग करके तैयार किया गया खाद्य पदार्थ को मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है।
मान लो एलिटेम का इस्तेमाल करके कोई पदार्थ बना दिया, मीठा तो है, पोषक भले नहीं मिल रहा। अरे भाई देखो, बाराती वराती जो आता है ना, उसको मस्त शरबत उरबत कुछ पिलाना उलाना है ना, तो एलिटेम का इस्तेमाल कर लो। अब अब उन लोग क्या होगा कि एलिटेम मिलाकर तो ड्राम में एकदम मस्त एकदम मीठा कर देगा, चीनी की तुलना में ज्यादा मीठा भी हो जाएगा। अब पिएगा तो लगेगा हाँ बाराती वाला एकदम, हाँ हाँ जहाँ गए हैं बाराती बहुत अमीर था एकदम, चीनी तो इतना दिया था, मीठा ही मीठा लग रहा था, और एनर्जी कुछ मिलेगा ही नहीं। बोले "ये इतना पिए शरबत, मीठा भी लग रहा था, चीनी, एनर्जी नहीं मिला है"। उसको क्या पता कि तुम्हें लिट्टी मिला के दिए हो, मीठा तो लग रहा है लेकिन। समझ मारा। तो एलिटेम एक वैसा रासायनिक पदार्थ होता है, क्या लिखा हुआ देख तुम लोग खुद देखो ना। एलिटेम वैसा रासायनिक पदार्थ है जो चीनी के तुलना में, सुक्रोज के तुलना में 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन उसमें पोषक का मात्रा, न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 होता है। बराती वाला आया मस्त, उसको पिलाते रहो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिल गार्डन गार्डन होगा, पिएगा भी तो बोलेगा हाँ हाँ कितना मीठा है, कितना अमीर है, पूरा चीनी घोल के दिया है, लेकिन उसको एनर्जी 0 मिलेगा। फिर लगेगा उसको एकदम पिए तो है लेकिन ताकत नहीं मिल रहा, कमजोरी हो गया, जो कि आज कुछ किए भी नहीं है, समझ रहा। वैसा वाला फीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे। साबुन और डिटर्जेंट, क्या होता है साबुन और डिटर्जेंट? चलो देखो, डिटर्जेंट सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को डिटर्जेंट कहा जाता है। सफाई के लिए, सफाई करने के लिए, सफाई के लिए किसी भी चीज को सफाई करने के लिए जो हम लोग रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे उसे डिटर्जेंट कहा जाता है। सफाई एजेंट के रूप में दो प्रकार का डिटर्जेंट होता है, मतलब सफाई के रूप में उपयोग करने वाला रासायनिक पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक सोप साबुन, और एक होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। संश्लेषित डिटर्जेंट बोलो या तो फिर डायरेक्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलो। तो सबसे पहले हम लोग सोप पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट। ओके, आज सोप, सोप यानी कि साबुन। क्या होता है साबुन सर? साबुन साबुन साबुन, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण को कठोर साबुन के रूप में जाना जाता है, और जबकि वसा अम्लों के पोटासियम लवण को नरम साबुन के नाम में जाना जाता है। सुनो ध्यान से, उच्च वसा वाला सोडियम और पोटासियम लवण को, सुनना, सोडियम और पोटासियम का लवण रह जाएगा, तो उसको हम लोग कठोर साबुन के रूप में मानते हैं, और केवल पोटासियम लवण रह जाएगा, पोटासियम लवण, तो उसे हम लोग नरम साबुन कहते हैं। और नहीं समझ में आया तो आगे हम बताएंगे, डिफिनेशन अगर टफ लग रहा तो इसका भी आगे बताएंगे कि उच्च वसा वाला अम्ल, उच्च वसा वाला अम्ल क्यों बोल रहे हैं वो भी हम अभी जस्ट बताएंगे, थोड़ा वेट करो, अभी मजा आता है। जैसे उदाहरण लिखा कुछ कुछ साबुन है, जैसे कि सोडियम स्ट्रिएट, तो तुम लोग बचपन में पढ़ के आया होगा 10th में भी, कि सोडियम स्ट्रिएट का जो फॉर्मूला होता है C17H35 COO। देखो सोडियम है ना, सोडियम या पोटासियम मिलेगा। देखो सोडियम है तो कौन सा साबुन है ये कौन सा साबुन है, कहाँ गया, कठोर साबुन है, और पोटासियम का लवण रहेगा तो कौन सा साबुन बोलेंगे बाबू, नरम साबुन। तो सर डव वाला कौन सा रहता है? ये हाँ हाँ हाँ, समझ गई, डव वाला जो आता है ना, और वो सब, और एक दो गो आता है एकदम, लॉरेल वगैरह का बहुत महंगा आता है, उसमें पोटासियम इस्तेमाल करता है। हम लोग वाला में एकदम नहाते थे एकदम, रुक एकदम ऐसे चमड़ा नहीं उखड़ने लगता है एकदम, जैसे लगता है कि और भूअर भूअर हो गया है, लगता है हम लोग में सोडियम ढेर मिला देता है। सही सोच रहे हो बबुआ, कठोर साबुन रहता है वो। सोडियम पल्मिटेट, सोडियम पल्मिटेट का फॉर्मूला हो जाएगा C15H31 ये सब साबुन का नाम है बाबू, सोडियम पल्मिटेट। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम ओलिएट का, हो जाएगा C17H31 C डबल बॉन्ड N। ये हो गया सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट। बोलो कोई दिक्कत? साबुन सर ये तुमको ठीक है याद कर लेंगे फॉर्मूला ये सब साबुन का, कि C17H35 COO C15H31 COO, ये सब साबुन का नाम है। ये हमको नहीं समझ में आया, ये अभी समझ में आएगा। साबुन बनाने के
जो प्रक्रिया होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसे हम लोग सोपनिफिकेशन कहते हैं। जब वो समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। उससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के चमड़े बनाने के गुण को बढ़ाता है? कि भैया साबुन के चमड़ा, चमड़ा मतलब उसका त्वचा का बात कर रहे हैं, साबुन के त्वचा बनाने के इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? तो सोडियम स्ट्रिएट और सोडियम रोजिनेट दोनों। फिर इसका इसका पैसा ना तनख्वाह से काट लेंगे, इसको ध्यान नहीं देता है ये, दो दो ऑप्शन रख देता है सही। दोनों का सोडियम स्टेट भी साबुन का फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम स्टेट, दोनों को हम लोग साबुन के सरफेस बनाने का इस्तेमाल करते हैं। साबुन के चमड़े बनाने का, चमड़े नहीं होना चाहिए, उसका त्वचा लिखना चाहिए था, लेकिन गलत है, कोई बात नहीं। साबुनीकरण, सोपनीफिकेशन, क्या होता है साबुनीकरण? चलो देखो, अभी डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 CH CH2 O C C17H35 O C17H35 O C17H35। समझ में आया? इसी का जो नाम होता है, इसी का जो नाम होता है बाबू, वो होता है 1 2 3। ये इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल, ग्लिसरील 1 2 3 ट्राई स्ट्रिएट। जस्ट बताएं कि C17H35 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिएट। C17H35 को क्या बोलते हैं? स्ट्रिएट। यहाँ पर सोडियम अभी है नहीं, इसलिए सोडियम स्ट्रिएट नहीं बोलेंगे। अब इसमें डिफिनेशन लिखा हुआ था उच्च वसा, उच्च वसा, वसा मतलब समझ में आता है ना? वसा का मतलब होता है फैट, फैट, उस वसा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लिसरील ट्राइस्ट्रिएट दिख रहा, इसको हम लोग बोलते हैं, यही इतना जो कट बहुत बड़ा दिख रहा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उच्च वसा, उच्च वसा, यानी कि हायर, हायर फैटी एसिड, फैटी एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं तेल। तेल मतलब ऑयल, ऑयल। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो बनेगा कठोर साबुन, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएगा तो बनेगा नर्म साबुन। देखो दिखाते हैं, ये टूटेगा तो N+OH-, ये भी बॉन्ड अगर मान चलो सबका टूटता है तो ऑक्सीजन माइनस, सब पर माइनस आएगा बाबू, और इस पर सब पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज़्यादा है तो ये माइनस हो जाएगा। इसका बॉन्ड टूटेगा तो Na+OH-, तो इसको भी हम कितना मोल ले लिए? 3 मोल। कितना मोल ले लिए? 3 मोल। ठीक है, अब देखना ये पूरा एक टूट जाएगा तो ये तो आपस में जुटा हुआ है, तो CH2CH, और ये देखो टूट गया है, और सब पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, सब पर प्लस चार्ज है, ये आपस में जुटा हुआ है, तो इधर से जो टूटा है इस पर प्लस आ गया तो कौन आएगा? माइनस वाला, OH आ जाएगा। तो OH कितना OH है? 3 से गुना किया तो 3 OH है, तो तीनों जगह पर आ गया OH, OH, OH आ गया। इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या मिल गया? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस में। अब देखना, ये तो आपस में इधर से जुटा हुआ नहीं था, ये आपस में तीनों जुटा हुआ था, इसलिए तीनों एक साथ रह गया, OH आ गया। अब ये देखो, ये अगर ये टूट कर अलग हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, देखो ये पूरे अलग हो जाएगा, देख सकते हो ये पूरे अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, पूरा पूरा तो अलग ही हो जाएगा। तो पहले एगो को लिख लेते हैं, एगो को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ना सर? C17H35 C C17H35 COO, नहीं तो फिर हमको ऐसे भी लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा तो C डबल बॉन्ड O, और इसके पास कौन है? माइनस, कौन आएगा? प्लस वाला Na आ गया बाबू। टोटल कितना आएगा? तो सर 1 2 3 है टोटल, तो सर टोटल 3 आएगा, और 3 सोडियम भी बचा हुआ था, देख सकते हो।
तो ये बन गया सोडियम स्ट्रिएट, बन गया, आ गया फॉर्मूला सोडियम स्ट्रिएट का, देखो बन गया साबुन, एक फॉर्मूला आ गया सोडियम स्ट्रिएट। ये मेरा कठोर साबुन है। किससे बना? तो उच्च वसा से बना। इसको वसा बोलो या तो तेल बोलो। जब वसा या तेल को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब जाके मेरा साबुन बनता है। साबुन बनने जो जिस अभिक्रिया से हम लोग साबुन बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वप्नीकरण। देखो लिखा हुआ है साबुन तेल वसा को NOH के साथ गर्म करके बनाया जाता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहेंगे, साबुनीकरण। ये देखो, तो डिफिनेशन क्या था? यही तो डिफिनेशन था। आ जाओ अब डिफिनेशन समझ में आएगा कि साबुन जो बनता है वो उच्च वसा, जो दिखाए ना उच्च वसा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करो उच्च वसा अम्लों कि सोडियम और पोटासियम लवण को कठोर साबुन कहेंगे, और जो वसा होगा, जो जो वसा हम लोग के होगा वो पोटासियम लवण को हम लोग क्या बोलेंगे? नरम साबुन। देख सकते हो उच्च वसा का, उच्च वसा का हम लोग को जो हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो जो साबुन मिलेगा पोटासियम या तो सोडियम को जो लवण मिलेगा, जो सोडियम का मिलेगा उसको कठोर बोलेंगे, और जो हमको पोटासियम का लवण जो मिलेगा उच्च वसा से उसे हम लोग नर्म साबुन कहेंगे। तो ये सोडियम स्ट्रेट एक साबुन का फॉर्मूला है बाबू, ठीक है। अब देखते हैं साबुन के क्या नुकसान है। साबुन का उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील मैल बना लेता है। सुनना ध्यान से, साबुन जो है वो कठोर जल में नहीं घोला जाता है। कठोर जल समझ में आता है क्या होता है? कठोर जल उसको बोलते हैं ना जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का मात्रा अधिक होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का मात्रा अगर अधिक होगा तो उसे फिर हम लोग बोलते हैं बाबू ये कठोर जल है। तो कठोर जल में तुम सोचेगा ना कि कपड़ा उपड़ा साफ कर लें चाहे नहा धोवा ले साफ हो जाएगा, तो नहीं होगा। कारण वो बताते हैं, लिखा हुआ है कि साबुन का उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील मैल बना लेता है। और क्वेश्चन भी आता है क्यों साबुन को कठोर जल में नहीं घोला जाता है, तो ये आंसर लिख देना, और जब बारी आएगा तो इसको फॉर्मूला भी लिख देना कि हमारा फॉर्मूला होता है C17H35 C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड ON सोडियम स्ट्रिएट। ये होता है ना फॉर्मूला सोडियम स्ट्रिएट। और जैसे ही हम लोग घोलेंगे जल में तो हमको कैल्शियम मिलेगा या तो मैग्नीशियम मिलेगा। मान लो कैल्शियम 2+ ही मिलेगा। अब कैल्शियम पर 2+ आ जाए तो कितना बॉन्ड बनाएगा सर? 2 बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये है कितना? 1, तो इसको भी हम कितना मोल ले लेंगे? 2 मोल। तो ये हो जाएगा ऐसा C17H35 COO का होल 2 और कैल्शियम दोनों तरफ से बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से 2 लिए तो 2 सोडियम क्या हो जाएगा बाहर, 2Na+ बाहर। और ये जो बनता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए अघुलनशील, अघुलनशील मैल है। अब ये घुलेगा ही नहीं, और घुलेगा नहीं पानी में, अगर घुलेगा नहीं तो फिर बाहर निकलेगा कैसे? कपड़ों पर मैल जाता है जिससे बड़ी मात्रा में, जो जाता नहीं है जमा हो जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान में रखना इस बात को। कपड़ों पर मैल जमा हो जाता है, यहाँ छूट गया है। कपड़ों पर मैल जमा हो जाता है जिससे बड़ी मात्रा में पानी को उपयोग करके बड़ी मुश्किल से हटाया जा सकता है। कारण अब क्या था ना कि भैया हार्ड वाटर में जो हमारा कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है। अब जो साबुन जो होता है अब वो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है उसके साथ अभिक्रिया करके खुद देखो ऐसा बना लेता है। अब ऐसा जो बनाता है वो अघुलनशील मैल है, तो कपड़े पर जाके जमा हो जाता है। तो और क्या घुलना चाहिए, और एक जगह पर जाके सिकुड़ के इसे जमा हो गया, जिसे लगता है कि एकदम लस्सा लग गया है, वैसा जमा हो जाता है। और उस मैल को बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग, बहुत ज़्यादा पानी मात्रा इस्तेमाल करते, एक एक करके बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते तब जाकर हटता है। तो सोच सकते हो बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करके बड़ी मुश्किल से हटाया जा सकता है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान है साबुन का। और दोस्तों
इस साबुन का उपयोग अम्लीय माध्यम में नहीं किया जा सकता है, अम्लीय माध्यम में नहीं करते। साबुन का उपयोग ठंडे पानी में भी नहीं किया जा सकता है। अब बच्चा लोग सोच रहा होगा सर ठंडा पानी में साबुन का इस्तेमाल तो करते हैं, चाहे फिर साबुन का, और जो हम लोग करते हैं ना वो सिंथेटिक रहता है, मतलब बनाया हुआ रहता है। और ये हम लोग जो बात कर रहे हो साबुन, कौन से साबुन का बात कर रहे हैं? नेचुरल साबुन का बात कर रहे हैं। हम लोग बनाया हुआ नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ये सिंथेटिक डिटर्जेंट पर, सुन लेना ध्यान से बाबू। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े? सोप। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट। और यही हम लोग का लास्ट है। साबुन कंप्लीट कर लिए? हाँ सर। साबुन क्या होता है ये देख लिए, उसके बाद उसका फॉर्मूला देख लिए, साबुन बनाने का तरीका देख लिए, और जिसको हम लोग साबुनीकरण बोले थे, और इसका कमी देख लिए। अब आते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट पर। आ जाओ भाई। अब आते हैं इसका सिंथेटिक डिटर्जेंट पर। क्या होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट? सुनना सुनना, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा, कम ही बनेगा बाबू। आते सिंथेटिक डिटर्जेंट पर। सिंथेटिक डिटर्जेंट वैसा साबुन है जैसे, देखो सुना ध्यान से, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है ना वो भी एक तरह का साबुन ही है, एक तरह का साबुन है, साबुन नहीं है, एक तरह का ये साबुन है, लेकिन साबुन नहीं है बाबू। हाँ, साबुन एक तरह का इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये साबुन की तरह काम करता है, साबुन की तरह काम करता है। ये भी जो है साफ सफाई में काम करते हैं बिल्कुल। वो तो ठंडा पानी में काम नहीं कर रहा था, अम्लीय पानी में काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब जगह काम करेगा। हार्ड वाटर में काम नहीं कर रहा था, कठोर जल में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम आ जा रहा था। ये सब जगह काम करेगा, ठीक है। तो बोला जाता है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट में साबुन जैसी सफाई क्रिया होती है, साबुन जैसे सफाई करने की प्रक्रिया होता है, लेकिन यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण नहीं होता है। ये समझ में आ रहा? क्योंकि जो मेरा सोप था वो उच्च वसा, देख रहा था कितना बड़ा हम बताए थे फिगर, उसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे थे तब जाके बन रहा। तो वही बोल रहा कि इसका जो है साबुन जैसे सफाई क्रिया होता है, साबुन जैसा साफ सुथरा करता है, लेकिन यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण नहीं होता है। जो उतना लंबा वसा था सोडियम लवण का वो नहीं होता, उससे नहीं बनता है। इसलिए इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन कहा जाता है, मतलब साबुन रहते पर भी ये साबुन नहीं है, इसीलिए इस सिंथेटिक डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं कि सिंथेटिक डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का सोडियम नमक होता है। ये देखो इसका हो गया कि सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है, तो भैया ये सल्फोनिक एसिड का सोडियम नमक होता है। देखो हिंदी में कैसा लगता है देखने में, भैया हम इंग्लिश में लिखते तो ऐसे लिखते हैं कि भैया सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, एसिड, ये देखो ऐसे लिखते, लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं। सिंथेटिक डिटर्जेंट का लाभ, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या लाभ होगा? पहला, इसका उपयोग कठोर जेल में किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह अम्लीय माध्यम में भी अच्छी तरह से कार्य करेगा, जो कि वो नहीं कर रहा था। यह ठंडे पानी में भी अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, जो कि वो नहीं कर रहा था। ये तीनों कर सकता है, जो कि वो तीनों नहीं कर रहा था। उसके अलावा सिंथेटिक डिटर्जेंट पानी में साबुन के तुलना में अधिक घुलनशील होता है। अच्छा, साबुन की तुलना में जो सिंथेटिक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा घुलनशील होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट में साबुन की तुलना में अधिक सफाई की शक्ति होती है। सवाल हम लोग का ये है सर, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट, जैसे साबुन सर्फ जितना सिंथेटिक। तो वो जो पढ़ा रहे थे वो मेरा नेचुरल वाला था। जैसे ना होता है एक सोप का पेड़ आता था, ऐसे जलेबी नियर गोल गोल होता था, उसको ले जाओ पानी में ऐसे ऐसे अगर रगड़ो, ऐसे 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 रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ो, तो उसको जब हम लोग रगड़ते थे देखते थे साबुन की तरह काम करता था, नेचुरल चीज होता है, ठीक है। एक हम लोग गांव में तो पहले एक था ऐसा पेड़, अब तो बहुत छोटा थे उस टाइम था वो, बहुत छोटा थे उस टाइम, बहुत छोटा थे वो, बहुत छोटा मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल के थे, मतलब 4 साल के होंगे उस टाइम। उस टाइम हमको पता है कि गांव में एक पेड़ था, जलेबी टाइप ऐसा गोल गोल आता था, ऐसा पानी में रख के, आप लोग को पता होगा किसी के घर तरफ अगर होगा तो, उस साबुन का हम बात कर रहे हैं। तो वो जल उल ज़्यादा नहीं घुलता है, ज़्यादा बहुत दिक्कत होता है उसमें। लेकिन जो हम लोग अब जो इस्तेमाल करते हैं वो सब के सभी जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट का भी नुकसान है। हम लोग जितने भी कपड़ा वपड़ा धोते हैं, नहाते धोते हैं, देखता है सब जाके वो पानी में जमा हो जाता है एकदम, वो सड़ता गलता भी नहीं है, पता भले नहीं चलता है, देखते हैं पानी कितना गंदा हो जाता है।
चाहे जहाँ पानी जा रहा, किसी का पन सूखा हो, देख रहे हैं उसका सतह कैसा हो जाता है, काय लग जाता है। नेचुरल साबुन में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंथेटिक डिटर्जेंट गैर बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि सड़ता गलता नहीं है। गैर बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़ गल जाता है, और गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ता जलता नहीं है। इसलिए यह जल, सॉइल यानी मिट्टी, प्रदूषण का कारण बनते हैं। समझ में आ रहा है? जिसका इस्तेमाल करते हैं मिट्टी का भी और साथ में जल का भी प्रदूषित करता है, कारण सड़ता गलता है ही नहीं है। सिंथेटिक डिटर्जेंट नदी में न, सॉरी, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट का बात करें, नदी के पानी में मैल की एक हरी परत बनाता है जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काय लग गया है। हाँ, देखता नदी वगैरह में मान चलो पानी हम लोग का जा रहा बह के, तो वो देखता हरा हरा का परत बनाता है नीचे, या तो फिर हम लोग जहाँ नहाते धोआते वहां भी देखना पूरा हरा हरा लग जाता है, फिर उसको खाड़ तो उसको खखुर खखुर को बाहर निकालते हैं, तो वो काय लग जाता है। उससे क्या होता है, जो जलीय जीव होता है, मछली वगैरह जो भी जल में रहने वाले जीव है, उसको हानिकारक होता है, उसको बहुत दिक्कत होता है जीवन यापन करने में, उसको मतलब बहुत दिक्कत होता है, वो हानिकारक होता है। समझ में आ रहा? तो दो सबसे बड़ा कमी कि जो हम लोग इतना अच्छे से भैया ठंड में गर्मी में जैसे वैसे नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लवन में भी, हार्ड वाटर कौन वाटर है, सब जगह पर कोई भी पानी से नहा ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पे काम कर रहा, सिंथेटिक डिटर्जेंट है। साबुन के जो नेचुरल साबुन होता है उसके तुलना में ज़्यादा घुलनशील भी है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, समझ में, ज़्यादा पानी का मात्रा भी नहीं लगता, अच्छे से साफ भी हो जाता है। अब तो और एडवांटेज हो गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमी कि वो गैर बायोडिग्रेडेबल होता है, सड़ता गलता नहीं है, तो जल प्रदूषित और साथ ही साथ मिट्टी भी प्रदूषित कर रहा है। और साथ ही साथ जितना भी पानी वो जो हम लोग नहा धोआ रहे, जितने भी सब एक्वेटिक नदी वगैरह में जा रहा, चाहे जहाँ भी जा रहा, वहाँ पे जो रहने वाले जल में जीव है उसको हानिकारक प्रदान हो रहा, मतलब हानिकारक है उसके लिए बाबू। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। उसके अलावा सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्रकार, सिंथेटिक डिटर्जेंट का 3 प्रकार होता है, रिनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, सॉरी धनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, रिनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट और गैर आयनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। बस ये 3 पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। देखो ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ सिंथेटिक डिटर्जेंट आता है, डिफाइन कर दो, उसका लाभ लिख दो, हानिकारक लिख दो और उसका टाइप लिख दो, कहानी खत्म। इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर में तब तो फिर हम तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे बाबू। आ जाओ, धनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, धन आयनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है वो एक दो एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि C17H35 NCH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl। या तो ऐसा भी हो सकता है कि C17, हाँ, और C15H31NCH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाता है Br। हो गया बाबू, देखना बोलता है ना कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसमें, देखना धनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि कटायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट वैसा सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसमें अधिकांश भाग धनायन हो, मतलब अधिकांश भाग जो, ज्यादातर भाग जो धनायन यानी पॉजिटिव हो। देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, अंदर वाला नहीं टूटता है, तो उप संख्या पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बाहर वाला सिर्फ टूटेगा तो ये ब्रोमीन माइनस, तो जितना माइनस उतना ही प्लस हो गया। तो अधिकांश भाग मेरा क्या हो गया सर, धनायन। ये वे अणु होते हैं जिनमें अमोनिया समूह, देखो अमोनिया इसमें भी है, अमोनिया इसमें भी है, एन को हम लोग बोलते हैं NH2 रहता है तो अमाइन, और नाइट्रोजन अगर 3 या तो 3 से ज़्यादा, देखो सुना ध्यान से, अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन रखा है तो अमाइन, 3 रखेगा तो उसको बोलते हैं एमोनिया, 3 या तो 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या बोलते हैं एमोनिया। ये देखो 4 बॉन्ड बना रखा है, तो एमोनिया जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होता है, देख सकता है इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से, देखो चारों बगल हाइड्रोजन और कार्बन से, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन और कार्बन से। तो डिफिनेशन देखो कितना आसान है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट वैसा सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसमें अधिकांश भाग धनायन हो, देखो अधिकांश भाग धनायन है, इसको भी टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, अधिकांश भाग क्या है धनायन है। हाँ,
और जिसमें अमोनिया समूह, देखो यहाँ भी अमोनिया यहाँ भी समूह, किससे जुड़ा होता है बाबू, तो हाइड्रोकार्बन से। देखो इधर भी हाइड्रोकार्बन से और इधर भी हाइड्रोकार्बन से। अमोनिया लवण के साथ सिंथेटिक डिटर्जेंट में ऋणायन के रूप में क्लोराइड या तो ब्रोमाइड होता है। अनायन के रूप में मतलब नेगेटिव के रूप में या तो ब्रोमाइड होगा या तो फिर क्लोराइड होगा, या तो क्लोराइड होगा या तो ब्रोमाइड होगा, देख सकते हैं, या तो क्लोराइड या तो फिर ब्रोमाइड होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है किसका बाबू, कैटायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट का। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएट, बोलते हैं ना इसका फॉर्मूला, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिएट, स्ट्रिएटाइल कितना माइन है, 3, सॉरी ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है तो 1 2 3, और एन को क्या बोलेंगे, एमोनिया, और बी आर को क्या बोलेंगे वो, ब्रोमाइड, वो ब्रोमाइड। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से इसको बोलते हैं 15 को होता है ना एलिटाइल, एली एलिटाइल ट्रायामाइन, सॉरी ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है अमोनिया के चारों ओर, इसको तो लिख दिए ट्राई मिथाइल, और कितना है एमोनियम क्लोराइड। देखो अगर लिख तो भी हो नोट्स में तो भी बहुत बढ़िया, नहीं भी लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बस वहीं तक कमी कमी था कि यहाँ तक कंप्लीट कर लो बस। इधर तुम लोग याद करते हो बहुत बढ़िया, नहीं याद करते तब पर कोई दिक्कत नहीं। सिंथेटिक डिटर्जेंट रोगान रोगाणुनाशक अणु होते हैं और ये महंगे होते हैं तथा इसका उपयोग सीमित होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया जाता है, और इसके ये साबुन जो होता है ना वो मतलब नहाएगा तो बॉडी तो साफ करेगा ही, साथ ही साथ रोगाणुनाशक होता है। रोगाणुनाशक मतलब जो हमारे सरफेस पर जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह होता है उस सबको मार देता है, ठीक है। तो उसके लिए भी इसलिए महंगा भी होता है और बहुत सीमित लोगों में लोग यूज़ करते हैं। नहीं तो आजकल तो लोग फ्लेवर वाला इस्तेमाल करते हैं, हाँ भैया फ्लेवर मज़ा आना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। हाँ थोड़ा लग रहा होगा कि सिलेबस जल्दी जल्दी जा रहा है, भाई ये वन शॉट में पढ़ा रहे तब तो थोड़ा स्पीड जाएगा ना, नहीं जाएगा तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा तब पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बस एक छोटी सी ये रह गया, उसके बाद खत्म। क्या बोलता है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसमें आयनिक हाइड्रोफिलिक समूह होता है और सफाई क्रिया में शामिल होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी में घुलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो जल में घुलता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हम फिर से बोल देते हैं, जो जल में बोलता है हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जो भूल जाता है बाबू थोड़ा बैक करके पीछे जाके फिर से समझ लिया करो कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें भी सेम टू सेम वही होगा, जैसे कि CH3 CH2 का हॉल 10 CH2OH। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं लॉरिल अल्कोहल, लॉरिल अल्कोहल। इस लॉरिल अल्कोहल को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4 में क्या होगा ना कि यहाँ से एक O और एक H, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो बच कौन जाएगा, CH3 CH2 का हॉल 10 ऑक्सीजन। देख सकते हो यहाँ से H निकल गया है तो बच कौन जाएगा, एक H, यहाँ से हम OH बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, तो H2O बाहर निकाल दिए। तो भैया अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो एक हाइड्रोजन बच रहा, 4 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन निकल गया तो कितना ऑक्सीजन बच रहा, 3 ऑक्सीजन, तो SO3H। ऑक्सीजन 4 था बच रहा 3 क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल चुका है। हाइड्रोजन 2 था, अब है यहाँ हाइड्रोजन 1 क्योंकि एक H निकल चुका है, तो OH और यहाँ से H2O बाहर, देखो ये सब जुड़ो जुड़ता है तो, और SO3H बच गया। SO3H को क्या बोलते हैं, तो सर सल्फोनिक एसिड। SO3H का नाम क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब हो जाएगा ना सर, लॉरिल लॉरिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। अगर कोई दोबारा अगर कोई दोबारा इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा दे सोडियम, तो Na प्लस OH माइनस, H प्लस ये माइनस, यहाँ से OH यहाँ से H2O बाहर, बन क्या जाएगा CH3 CH2 का हॉल 10 CH2। अब देखना OSO3, एक सेकेंड बाबू, यहाँ पर तो CH2 तो छूट गया है, CH2 OSO3H
और यहाँ पर 10। हाँ लग रहा होगा कि जिससे सर क्या हो गया, थोड़ा छूट गया था। अब यहाँ से H, यहाँ से OH, फिर से बाहर निकल जाएगा, H2O माइनस करके दिखा रहे मतलब बाहर निकल रहा है। यहाँ पर कौन आ जाएगा, सोडियम। तो अब देखना ध्यान से, ऊपर वाला भी यहाँ तक भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब माइनस, और ये यहाँ से लेकर तक प्लस। इसका नाम हो जाएगा सोडियम लॉरिल लॉरिल सल्फेट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, अनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट का। अनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट का उपयोग ज़्यादातर घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है। सोडियम वाला बोले ना, ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका उपयोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है, टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह में। ठीक है, ये इसका यूजेज हो गया। ठीक है भाई। तो सर हम लोग याद कैसे होगा, इतना टफ टफ एग्जाम्पल है साबुन वाला। भाई अगर याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई माथामारी करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुमको ये याद कर लेना है, सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 प्रकार का, धनायनिक, ऋणायनिक और गैरायनिक। ये रहा गैरायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसमें ना ही प्लस और ना ही माइनस हो। तो अकॉर्डिंग टू द जो इसको लिखा हुआ ना, बस उसी के अनुसार बना देंगे तो बन जाएगा। वे उदासीन अणु, वैसा अदासीन अणु। और देखो ये उदासीन अणु होता है, इनमें कोई आयन नहीं होता। कोई आयन मतलब कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें सर, ये कार्बोजिलिक अम्ल, कार्बोजिलिक एसिड होता है। तो कार्बोजिलिक एसिड ये वाला होता है, देखना ध्यान से, स्टेरिक एसिड वाला C17H35 C डबल बॉन्ड OH। H Na रहेगा तो सोडियम स्टेरेट, और H रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड, ऐसा नहीं कि स्टीरिएट बोलेंगे, H हटा के Na लग जाता है तब इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट। एक तरह का वो लवण होता है बाबू, हम बार बार बोल रहे हैं ना, सोडियम स्टीरेट लवण को बोलेंगे हम लोग कठोर साबुन, और पोटासियम स्टीरेट लवण को हम लोग बोलेंगे नरम साबुन। बस वही बात है, और कुछ दिक्कत नहीं। और इसमें पोली, पोली मतलब बहुत सारा, इथीन ग्लाइकोल की लंबी श्रृंखला के संघनन अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। संघनन मतलब समझ में आता है ना, संघनन अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो कुछ अणु बाहर निकालने के बाद बनता है। ये तो समझ में आ रहा होगा। और पोली इथिलीन ग्लाइकोल, पोली मतलब बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH2OH OH, दो कार्बन तो इथिलीन, इथिलीन, और OH को दो रहता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। अब पोली इथिलीन ग्लाइकोल मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, CH2OH, इधर आ जाएगा OH, फिर इधर से OH, CH2OH, ऐसे ऐसे बहुत सारा रहेगा। अब इसका OH, इसका H, या फिर इसका OH, इसका H, बाहर कुल मिला के क्या निकल जाएगा बाबू, तो कुल मिला के H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जुटेगा किससे, तो ऑक्सीजन एटम से। ऐसे ऐसा कैसा होता रहेगा, तो n मात्रा में होता रहेगा। देखो n लगा दिए। इसको इथिलीन ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोली इथिलीन ग्लाइकोल। आई बात समझ में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कि OH CH2O, ऐसा ये n मात्रा में जाता रहेगा। और फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं CH2OH, ऐसा बढ़ता रहेगा भाई। तो इसको इथिलीन ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे, इसको इथिलीन ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोली इथिलीन ग्लाइकोल, पोली इथिलीन ग्लाइकोल। एक सेकेंड, थोड़ा टाइमिंग देख लेते हैं। चलो ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो देखो, ये जब दोनों आपस में जुड़ेगा, एक पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और एक कार्बोजिलिक एसिड, इनमें स्टीरिक एसिड। अब देखना, एक का OH, एक का OH और एक का H, इसका मान लेते हैं OH और इसका H, क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना सर C17
H35, C डबल बॉन्ड, यहाँ से ये निकल गया है, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन बच रहा है, CH2 इधर n मात्रा में चलता चला जाएगा बाबू, और फिर इधर से CH2OH। ये जो हमारा एग्जाम्पल हो गया वो हो गया गैर आयनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। बोलो कोई दिक्कत? बोल बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? साबुन की तरह इसकी सफाई क्रिया भी मिसेल बनाकर तेल और ग्रीस को हटाया जा सकता है। तो ये भी जो है वो तेल ग्रीस सेम टू सेम साबुन की तरह ही काम करता है। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल याद कर पाता तो बहुत बढ़िया, नहीं याद कर तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम चीनी से अधिक मीठी होती है? मतलब सबसे अधिक मीठी होती है। सबसे अधिक मीठा कौन होता है? एलिटेम। कितना गुना ज्यादा होगा? तो 2000 टाइम ज्यादा होता है सर, 2000 गुना ज्यादा होगा। और बताओ निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक नहीं है? परिरक्षक। हाँ, खाद में कौन है? परिरक्षक वो स्वाद भी है, मीठा करने वाला एजेंट, हाँ ये भी होता है। कौन नहीं है? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण होगा, एंटीऑक्सीडेंट चलेगा। ऑक्सीडेंट रहेगा तो ऑक्सीकरण होने के बाद भोजन खराब हो जाएगा वो, तो ऑक्सीडेंट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषण मूल्य नहीं बढ़ाएगा? कौन सा तुम खाओगे तो तुम्हारा अंदर पोषण का मूल्य नहीं बढ़ेगा, मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा? खनिज, खनिज से मिलेगा ही। विटामिन, विटामिन से मिलेगा। कृत्रिम मिठास, अरे भैया खाओगे मीठा तो बहुत लगेगा लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगा। अमीनो एसिड तो मिलता ही है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। और अब एक भी नहीं बचा, तो नहीं बचा तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द इंट। ये देखो, अगर आप लोग को लेक्चर समझ में आ गया तो आप लोग अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे बाबू, क्योंकि हम भी आप लोग का ही इंतजार करते रहते हैं कि कैसा लगा लेक्चर, कितना पढ़ाई किया, अच्छा लगा नहीं लगा, पूरा क्लियर हुआ नहीं हुआ, या तो जो भी डाउट रह जाता कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और जो दिक्कत है, अगर जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आ रहे हैं वहाँ भी आप रुक कर पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे किए, तो वहाँ नहीं समझ में आया था, यहाँ हमको बता दीजिए। आगे समझ में बात को? ठीक है। तो अपने दोस्त यार अगर अच्छा लगता है तो लेक्चर जरूर भेजना, नहीं लगता है तो फिर नहीं भेजना, ये भी बात बोलते हैं तो जो, लेकिन अगर अच्छा लग रहा कि हाँ सर एक बार में सब क्लियर हो गया, तो अपने दोस्त यार सभी को भेजें, और थोड़ा सा मोटिव मेरे अंदर भी प्रोड्यूस करे बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए।